टारगेट समझ गए, यानी ये 2 चैप्टर हमारे पहले टारगेट रहेंगे। उसके बाद 3 चैप्टर बचते हैं, वो तीनों 6 नंबर के हैं। मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ। एक क्वेश्चन बनता है जहां पे आपको स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। तो आपको ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना ही है। अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी बेटा रिस्क मत लेना, यहाँ पे सारी थ्योरी पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। लो भाई ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से पूरे के पूरे 6 नंबर तभी चिपकेंगे पेपर के अंदर। डेट्स एंड डेटास, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेटास मैंने एक जगह अलाइन कर दिया है, ठीक है, यहाँ से जाके ले लेना, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। सारी चीजें तुम लोगों को मिल जाएंगी इस पीडीएफ के अंदर, सारी की सारी चीजें। तो अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के पास ऐसे ही नहीं पहुंची है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं एक और वीडियो के अंदर, जहां पे आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों का क्या प्लान रहना चाहिए, किस किस टॉपिक्स को आपको फोकस करना चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बात करने जा रहा हूं, तो वीडियो को तुम लोगों को एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो तुम लोगों के पास ऐसे ही नहीं पहुंच गई है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिन पे आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं। और जब हम लास्ट 30 डेज की बात करते हैं तो हमें चीज़ों को फास्ट ट्रैक पे करना पड़ता है। यहाँ पे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे डेट्स एंड डेटास की पीडीएफ भी दूंगा जिनको बेटा आप बहुत जगह कंपाइल नहीं कर पाते, क्योंकि पूरे सिलेबस के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो ये सेशंस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखो, मैं बोल रहा हूँ पेपर आउट। पेपर आउट का मतलब ये है कि ये जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं आप लोगों का पेपर इनसे बाहर नहीं बनना है इस बार। बोर्ड 2026 इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इस बार पेपर आपका यहां से बाहर नहीं बनना, और आप लोगों को टारगेट करना है कि सर वी आर टारगेटिंग 80 आउट ऑफ 80। सर लास्ट मोमेंट पे भी जाके क्या 80 आउट ऑफ 80 लाना, ठीक है, एक रियलिस्टिक सिचुएशन है, रियलिस्टिक बात है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बट आपको एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, और एक बेटे जो कहते नहीं मार्गदर्शक, ठीक है, उसकी जरूरत है आप लोगों को। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। आज सारी चीजें आप लोगों को पता चलने वाली है। तो अगर कोई हमें गेम खेलना है और गेम को जीतना है तो सबसे पहली काम है कि आपको गेम के रूल्स जानने पड़ेंगे। अगर तुम लोगों को गेम के रूल्स नहीं पता तो गेम तुम हारने वाले हो। तो सबसे पहला काम है तुम गेम के रूल्स जान लो। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वाकिफ कराना चाहता हूं कि अपना पहले सिलेबस देख लो, पहले देख लो कैसी मार्किंग स्कीम है, किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है। तो आपकी इकोनॉमिक्स बेटा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पता होगा तुम लोगों को, ठीक है। मैक्रो 40 मार्क्स की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स की, करेक्ट। तो पूरा पेपर मिला के कितना हो गया, थियरी का पेपर आपका कितना हो गया, आपका 80 मार्क्स का, और 20 नंबर का आपके स्कूल में प्रैक्टिकल चल ही रहा होगा। वो 20 नंबर वहां से मिल जाने हैं, बट मेन टारगेट है यहां से 80 में से 80 कैसे लाएं, ठीक है। आओ जरा चलते हैं आगे। अब सबसे पहली बात करते हैं सर मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स कितने नंबर की है, मैंने तुम लोगों को बोला 40 नंबर की हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सर ये 40 नंबर पूरी बुक के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं तुम लोगों को बताता हूं। आओ जरा समझते हैं बातों को। अब जब भी मैं बात करता हूं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज, तो इसका मतलब है यूनिट्स। पहली यूनिट आपकी, आपको पता है कौन सी है, नेशनल इनकम। उसके बाद यूनिट आती है हमारे सामने कौन सी बेटा, मनी एंड बैंकिंग। देन यूनिट आती है इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट बजट, और फाइनली क्या आती है, बीओपी, ठीक है। अब इधर देखो, इन सब यूनिट्स के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर की 12 नंबर की वेटेज है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की 12 नंबर की नहीं, नेशनल इनकम की 10 नंबर की वेटेज है। कितने नंबर की, 10 नंबर की वेटेज है। तो ये दोनों चैप्टर मिला के 22 नंबर कंप्राइज करते हैं 40 में से। समझ गए बात, टारगेट समझ गए, यानी ये 2 चैप्टर हमारे पहले टारगेट रहेंगे। उसके बाद 3 चैप्टर बचते हैं, वो तीनों 6 नंबर के हैं, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मैं एक एक चैप्टर पे इंडिविजुअली बात करने जा रहा हूं, ठीक है। और जब मैं इंडिविजुअली बात करूं तो कॉपी किताब लेके बैठ जाना, और टेंशन मत लेना, ये पूरी पीडीएफ भी मैं तुम लोगों को दे दूंगा। ये पीडीएफ तुम लोग कहां से लोगे मैं तुम लोगों को बता देता हूं। तुम मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं पूरा का पूरा लिंक सेंड कर दूंगा इसका, _.aman sir, ठीक है, _.aman sir। ये मेरा आईजी है, इंस्टाग्राम है, और मेरा टेलीग्राम भी ले लो, ठीक है। ये पीडीएफ सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगी, अमान _sir_अड्डा247, ठीक है। तो ये इसको आपको फॉलो करके रखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब सारी बातें। देखो सबसे पहले अगर मैं आऊँ तो सबसे पहले हम किस बात है, नेशनल इनकम पे। और नेशनल इनकम इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं आती है। जिसने नेशनल इनकम अच्छे से पढ़ लिया उसकी फाउंडेशन अच्छी हो जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर, ऐसा माना जाता है, ठीक है। टेंशन नहीं, कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है फाउंडेशन। सबसे पहली बात,
ये 12 नंबर का नहीं है, ये आपका कितने नंबर का चैप्टर है? नेशनल इनकम आपका 10 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है? 10 नंबर का। अब सर ये 10 नंबर हम कैसे पकड़ें? पूरे में आप बुक में खोल लेना, आपको अलग अलग यूनिट्स दिखेंगे, आपको वैसे नहीं पढ़ना यूनिट्स वाइज। आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस को कुछ टॉपिक्स वाइज पढ़ना है। सर सारे न्यूमेरिकल्स एक जगह, सारी थियोरी एक जगह, सारे प्रिकॉशंस एक जगह, जैसे मैंने पढ़ाया हुआ इस चैनल के ऊपर वन शॉट भी लगा है। अभी रिसेंटली मैंने एक क्लास ली थी नेशनल इनकम की, वहां से भी तुम लोग इसको कर सकते हो, जाके देख लेना, लाइव सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। न्यूमेरिकल एक सर्टेन है, आता ही आता है, ठीक है। 3 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड, ठीक है। बट मैं इस बार, मेरा पूरा अंदाजा है, ठीक है, कि इस बार आपके पेपर में कौन सा आएगा बेटा? वैल्यू एडेड। तो कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है वो वैल्यू एडेड मेथड को बिल्कुल हल्के में ना ले, क्योंकि ये इस बार पेपर में है तुम्हारे, ठीक है सर। अब सर थियोरी की बात करते हैं। बेटा जब थ्योरी की बात करते हैं तो ध्यान रख लेना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोगों को पढ़नी है। दैट इज सबसे पहली बात, आप लोगों को किस पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी पे। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी तुम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ के जाओगे, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन भी आता है, तुम लोगों को पता होगा, तुमने अपने प्री बोर्ड्स के अंदर देख लिया होगा। और प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो कितनी बार तुम्हें रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएगा, और फ्री के मार्क्स हैं ये। ऐसी एक क्वेश्चन बार बार बनता है, सर जीडीपी और जीडीपी की लिमिटेशन एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, तो तुम लोगों को ये भी करके जानी है, ठीक है, बिल्कुल छोड़ना मत इसको, ठीक। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है जहां पे आपको स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। तो आपको ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना ही है। अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट कर रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल बिल्कुल भी बेटा रिस्क मत लेना, यहाँ पे सारी थ्योरी पढ़ लेना, बहुत सिंपल है, मैंने करा रखी है, सेशन जाके देख लेना। सर फिर बेटा फिर प्रिकॉशंस आती हैं, पूछी जाती हैं। प्रिकॉशंस क्या होती हैं? वेदर द फॉलोइंग आइटम विल बी एडेड इन नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम और नॉट। एक या दो प्रिकॉशन जरूर आएंगी आप लोगों के पेपर के अंदर। ये हमारा पूरा किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हमारा नेशनल इनकम का। तो 12 नंबर कैसे लेंगे हम? ठीक है, 12 नंबर हम लेंगे बेटा न्यूमेरिकल से, ठीक है। न्यूमेरिकल एक सर्टेन आना है, मान लो बेटा, मान लो 4 नंबर का आपका न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, 4 मार्क्स का, ठीक है। इस तरीके से 4 मार्क्स की आपकी थ्योरी आ गई, ठीक है। बच्चे सर कितने बच्चे? सर हमारे पास 2 नंबर। सर बेटा एमसीक्यूज 2 नहीं आ सकते क्या? 2 हो सकता है, एमसीक्यूज आप लोगों से पूछ लिए जाए तो इस तरीके से 10 नंबर पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। उसके बाद चैप्टर आता है हमारे सामने बेटा, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग। अब मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर है 6 नंबर का है, और पूरा चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है मनी और दूसरा बैंकिंग। जैसे मैंने डिवाइड कर रखा है, एक आपको मनी पढ़ना है, दूसरा बैंकिंग। अब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस रखना। मनी के अंदर आपको मनी के फंक्शंस पढ़ने हैं, सारे 5 फंक्शन है, पांचों के पांचों पढ़ लेना। सर फिर भी इंपॉर्टेंट बता दो, तो आप लोगों को प्राइमरी फंक्शंस तो रट लेने हैं, प्राइमरी फंक्शंस रट लेने हैं, ठीक है। सर दूसरा सप्लाई ऑफ मनी पे क्वेश्चन बनता ही है। सर हमें M1 पढ़ के जाना है बेटा, कंपोनेंट जरूर पढ़ के जाना, जिसमें M1 आप लोगों को नहीं छोड़ना सप्लाई ऑफ मनी में, ठीक है। यहां तक डन 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 डन। उसके बाद सर बैंकिंग के अंदर क्या करें? बेटा बैंकिंग के अंदर कॉमर्शियल बैंक जरूर पढ़ना है। अब सर कॉमर्शियल बैंक के अंदर आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन है, पूरी दुनिया कुछ भी पढ़ा रही हो, सारे फंक्शंस पढ़ा रही हो, आपको सिर्फ एक फंक्शन पढ़ के जाना है। सीबीएसई बहुत ही क्लियर है इस चीज पे। सर कौन सा? बेटा क्रेडिट क्रिएशन का, क्रेडिट क्रिएशन, बस ये पढ़ के जाना है आप लोगों को, और कुछ पढ़ के नहीं जाना। क्या पढ़ के जाओगे? क्रेडिट क्रिएशन। सर फिर आता है सेंट्रल बैंक। बस यहां पे कंजूसी तुम लोगों ने दिखाई तो दिक्कत हो जाएगी। सर सेंट्रल बैंक के अंदर बेटा सारे के सारे फंक्शंस तुम लोगों को पढ़ के जाने हैं, सारे के सारे फंक्शंस तुम लोग पढ़ के जाओगे, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। सुन लो, इशूइंग करेंसी, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी तो फिर भी नहीं पूछा जाता, फिर भी पढ़ लेना, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल। एक तुम लोगों को और चीज बता दूं मैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल में। क्रेडिट कंट्रोल में क्रेडिट क्रिएशन लिखे आते हैं, क्रेडिट क्रिएशन में क्रेडिट कंट्रोल। ये गलती नहीं करनी है भाई। क्रेडिट को क्रिएट कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक। क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक, ठीक है। लो भाई ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से पूरे के पूरे 6 नंबर तभी चिपकेंगे पेपर के अंदर। कंजूसी नहीं करना, लास्ट टाइम पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं, 80 में से 80 लाने हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे, उसके लिए बिल्कुल भी कंजूसी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, नो कंजूसी। चलो सर आगे चलते हैं। उसके बाद आता है बेटा मनी एंड बैंकिंग के बाद इनकम डिटर्मिनेशन। बेटा 12 नंबर का चैप्टर है, ये है खतरनाक चैप्टर, बट टेंशन मत लेना, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, और सारी चीज़ें मैं पढ़ाई रहा हूँ अपने लाइव क्लासेस के अंदर, तुम लोगों को जरूर आना है, मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, बट इन पे फोकस रखना है। अब सर बात करी जाए तो सर कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं
बार बार बोल चुका हूँ, सीबीएसई वाले बेटा मान नहीं रहे, बार बार डेरिवेशंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डेरिवेशंस। सर डेरिवेशंस क्या होता है बेटा? डेराइव कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन या सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। पेपर में चिपकी रहती है ये, तो तुम भी चिपका लो, ठीक है सर। उसके बाद सर एडी एंड एस अप्रोच, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच, ये तो पूरी दुनिया को पता है, आती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसके अंदर कुछ मत छोड़ना। अलग क्या है वो सुन लो, अलग मैं तुम्हें बता दूं। अलग है इसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस। सब बच्चे इक्विलिब्रियम के पीछे भागते रहते हैं और टीचर बेटा एक कदम आगे रहता है, वो डिसइक्विलिब्रियम देके निकल जाता है एग्जाम के अंदर। तो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, साथ साथ में दोनों डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़नी है, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब एडी ग्रेटर देन एएस, एडी लेस देन एएस, एस ग्रेटर देन आई, एस लेस देन आई, ठीक है सर। फिर बेटा एक न्यूमेरिकल यहां से सर्टेन आएगा, गारंटी है सर। जनरली वो न्यूमेरिकल कहां से बनता है बेटा? वो जनरली न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर से बन जाता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। एक न्यूमेरिकल सर्टेन है, यहां से आना है, इसको पढ़ लेना, न्यूमेरिकल्स करने हैं, यहां से आएगा एक न्यूमेरिकल। अभी तक दो न्यूमेरिकल हो गए, एक कहां से हुआ? नेशनल इनकम में से, एक कहां से हुआ? इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर में से। लास्ट सर ये क्या है? पॉलिसी मेजर्स। जब आप एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई पढ़ोगे इसके अंदर, यानी इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, तो उसी के अंदर पॉलिसी मेजर्स आते हैं, जहां पे दो मेजर्स हैं। कर कौन कौन से पॉलिसी मेजर्स हैं? आपके सामने दो पॉलिसी मेजर्स आपको दिखाई देंगे सर। कौन कौन से? एक दिखाई देगा बेटा मॉनेटरी पॉलिसी, सुन रहे हो? मॉनेटरी पॉलिसी। और दूसरा कौन सा दिखाई देगा? दूसरा आपको दिखाई देगा फिस्कल पॉलिसी। अरे बोलो कौन सा? फिस्कल पॉलिसी। बेटा इसमें कंजूसी मत करना, ठीक है। फिर भी मेरे से पूछ रहे तो बोलूंगा मॉनेटरी पॉलिसी। डन 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 डन, 12 नंबर डन। उसके बाद बाहर नहीं है, इससे बाहर नहीं है, ठीक है। कैसे दे देंगे? इससे बस की नहीं है उनके, इससे बाहर देना सर। उसके बाद क्या आता है बेटा? उसके बाद 6 नंबर पकड़ते हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर। सर ये इसके अंदर क्या क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव, डन 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 डन, सीबीएसई एक ऑब्जेक्टिव गारंटी देगा सर। इस ऑब्जेक्टिव्स को वो पूछ भी लेता है बेटा, केसेस में भी पूछ लेता है। अभी मैं बताऊंगा, एक केस स्टडी भी आती है। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 34 होगा वो आपका जनरली केस आएगा सर। उसके अंदर भी गवर्नमेंट बजट से पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ अब सर तो यहां से केस आ सकता है, यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली आपको बेटा क्वेश्चन क्या दे सकता है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने हैं, ठीक है, 8-9 ऑब्जेक्टिव में सारे पढ़ लेना सर। न्यूमेरिकल बस मेरी तरफ से इस बार ये बहुत हाई अलर्ट पे है, देख लेना तुम, पेपर के अंदर भी देख लेना, फिर दोबारा से इसी वीडियो पे आओगे। सर क्या इस बार न्यूमेरिकल आ सकता है गवर्नमेंट बजट से? बिल्कुल। अगर मैं बात करूं डेफिसिट्स की, तो सर डेफिसिट्स के अंदर क्या क्या? फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट करके चले जाना, ठीक है। एक न्यूमेरिकल डन है, मैंने करा रखे। बाकी दिक्कत हो सर कहां से करें? चैनल के ऊपर गो थ्रू करना स्टार्ट करो सर। लास्ट में आता है कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स के अंदर तुम्हें पता है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट बहुत बड़ा हो जाता है, कंपोनेंट्स के अंदर तो फिर पूरा चैप्टर आ गया है ना। तो ध्यान रखना, रेवेन्यू रिसीट्स नहीं छोड़नी और कैपिटल रिसीट्स नहीं छोड़नी, यानी रिसीट्स वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। क्लियर है? 6 नंबर डन हो जाएंगे यहीं पे तुम लोगों के, टेंशन क्यों ले रहे हो सर। उसके बाद आते हैं बीओपी पे। अब सर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ दिक्कत क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसके अंदर एक आता है हमारे सामने, क्या एक आता है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये देखो एक आता है हमारे सामने फॉरेन एक्सचेंज रेट, और फिर आता है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? हाँ सर। अब सर फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। 6 नंबर के लिए 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, इसमें कंजूसी नहीं करनी, ये बार बार बोल रहा हूं सर। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर टाइप्स, किस चीज के टाइप्स? एक्सचेंज रेट के। 2 ही हैं आपके सिलेबस के अंदर, वैसे तो 3 है। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच का डिफरेंस, मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ। सर एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। एक क्वेश्चन गारंटी। सर कैसा क्वेश्चन बनेगा? सुनो मैं बताता हूँ। वो बोलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है सर, एक्सप्लेन व्हाट इज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। ये जरूर पूछेगा, लिख लेना सारी बातें, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। क्लियर है सर? उसके बाद क्या बेटा? उसके बाद है डिमांड। उसके बाद डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर इसके अंदर जनरली बेटा इसके सोर्सेज पूछता है यार बार बार, तो यार ये तो आप लोगों को करना है इसके अंदर, कोई मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, ये तो करके जानी है सर। फिर जब हम बीओपी पे आते हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है सर। कंपोनेंट्स के अंदर 2 अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के उसके कंपोनेंट्स, गुड्स, सर्विसेज, इनकम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, सिंपल है सर। अब कैपिटल अकाउंट के तुम लोगों को करने हैं,
ठीक है, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर बेटा इन्वेस्टमेंट जरूर पढ़ लेना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये दोनों इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है। फिर ट्रांजैक्शंस के अंदर ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स और इनकी रिकॉर्डिंग्स। सर आपको क्या करेंगे, एमसीक्यूज के अंदर कुछ भी दे देंगे, एक ट्रांजैक्शन हो रही है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, जिससे हो सकता है डॉलर या तो आ रहा होगा या जा रहा होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो डॉलर हो रहा होगा। वो पूछेंगे बताओ कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, कैपिटल या करंट, और किस साइड में, डेबिट या क्रेडिट। इसको रिकॉर्डिंग्स बोलता हूं मैं, ये जरूर आएगी। ठीक है, लो खत्म। और इस तरीके से, और आपके बेटे 40 नंबर डन 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 डन। फिर हम आते हैं किसके ऊपर बेटा, फिर हम आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। अब सर इंडियन इकोनॉमी कितने नंबर की है, 40 नंबर की। कैसे, 12 नंबर का पहला चैप्टर, 8 नंबर का वो 20 और 20 नंबर का ये। ठीक है, तो इस तरीके से 40 नंबर हो गए, 3 यूनिट है तुम्हारे, तुम लोगों की। सबसे पहले डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। सर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990, ये कितने नंबर का, 12 नंबर का। सर फिर करंट चैलेंजेस के अंदर 4 चैप्टर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 20 नंबर के। फिर क्या आता है, कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी की जब मैं बात करता हूं तो इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, अब सुनो जरा बात, 40 नंबर फ्री फंड के। बेटा 40 नंबर फ्री फंड के, जरा टेंशन मत लेना तुम लोग बिल्कुल भी, मैं बताता हूं कैसे। आओ सबसे पहले डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1990 पे आते हैं। 12 नंबर के, पहले 12 नंबर क्लियर कर लेते हैं। इधर आओ, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में से तुम्हें क्या करना है, जमींदारी सिस्टम अच्छे से, डीटीपी होती है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अच्छे से। सर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ब्रिटिश सरकार के, सर ब्रिटिश सरकार ने हम पे रूल करा अप्रॉक्स 200 साल, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है। और सर डेमोग्राफिक प्रोफाइल एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर सर इकोनॉमिक प्लानिंग पे आएंगे, तो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स और इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स इस टाइम पीरियड के बीच में। फिर सर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे आएंगे, तो वहां सिर्फ तुम्हें ग्रीन रेवोल्यूशंस पढ़ना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, बहुत बढ़िया तरीके से। सर फिर हम इंडस्ट्री पे आएंगे, तो इंडस्ट्री के अंदर आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, उसके 3 फीचर, क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज। सर कार्वी कमिटी ऑन एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पढ़नी है। और सर ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन या इंडस्ट्रियल पॉलिसी के फीचर्स बिटवीन द पीरियड ऑफ 1947 टू 1990, ये कर लेना, इतना कर लिया बहुत मजा आ जाएगा तुम लोगों को। और सर आखिरी में बेटा फॉरेन ट्रेड आता है, एक छोटा सा टॉपिक, उसके अंदर आपको क्या करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। ठीक है, ठीक। अब सर इसी के अंदर एक छोटी सी चीज और है, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसको मैंने अलग से लिख दिया है। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को और इंक्लूड कर लेना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1990 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1990 के आर्थिक संकट जो था वो क्या था। ठीक सर, लिबरलाइजेशन के अंदर तुम्हें रिफॉर्म्स पढ़ने हैं बेटा, लिबरलाइजेशन तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सुन लो मेरी बात। अगर मेरे से बात कर रहे हो तो मैं बोलूंगा लिबरलाइजेशन नहीं छोड़ के जाना, ठीक है, किसी भी कंडीशन के अंदर। सर प्राइवेटाइजेशन के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट जरूर पढ़ना है, और ग्लोबलाइजेशन के अंदर उसकी स्ट्रैटेजीज। ठीक, अब मैंने सारी बातें बोली दी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ फिर एक बात और बोल दूँ। ठीक है सर एक्चुअली में ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के इस पॉलिसी के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स सब दे रखा है, और सब मैंने कराया भी हुआ है। ठीक है, तो सेशंस के अंदर देख भी सकते हो जाके, टेंशन नहीं, बट करना ये इसके बिना नहीं जाना पेपर के अंदर। लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डालोगे क्या। सर अब सबसे बड़ी यूनिट आती है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, या पूरी बुक मिला लो, मैक्रो भी इतनी बड़ी यूनिट है ही नहीं, यहाँ 4 चैप्टर है। ठीक है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी के अंदर 4 चैप्टर है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, और एसडी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो एक्सपेंडिचर ओवर एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन पढ़ा है ना। और सर लोग ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं बन पा रहे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पा रही, उसकी प्रॉब्लम्स, बस 2 टॉपिक टन रट लेना। सर फिर आरडी पे रूरल डेवलपमेंट। अब देखो तुम्हें स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा हो कंटेंट यहाँ पे है, और यहाँ से बहुत पूछा जाता है कंटेंट। तो सर चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट एंड चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग, ये तो दोनों करने हैं। वैसे अगर मेरी बात समझो ना, तो पूरा चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड, तुम लोगों को पता है। ठीक है, लिंगरिंग चैलेंजेस और इमर्जिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग चैलेंजेस के अंदर चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट एंड चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग, ये दोनों नहीं छोड़ने भाई। सर चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट के अंदर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। सर चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग के अंदर आपको इमर्जिंग सोर्सेज पढ़ने हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, इमर्जिंग सोर्सेज अलग से पढ़ने हैं। और सर इसके अंदर जनरली पता है क्या पूछ रहा है बहुत टाइम से सीबीएसई, मार्केटिंग का प्रोसेस बताओ,
प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। सर प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग का मतलब कि सबसे पहले हम बेटा बीज को बोते हैं, सोइंग ऑफ द सीड्स, हार्वेस्टिंग ऑफ द, फिर देयर इज अ जेस्टेशन लैग, हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, फिर बेटा गैदरिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर करना है। सर क्या हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक क्वेश्चन बनता है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता था क्योंकि पेपर में आया हुआ है बहुत बार, तो ये भी करना है और ये बहुत सिंपल टॉपिक है। अब आ जाओ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। चलो पहले इस पे आने से पहले एक छोटी सी बात एडिशनल यहां लिख दूं मैं, देखो क्या बेटा, यहां से ना एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को इस यूनिट के अंदर से जरूर देखने को मिलेगा। पिक्चर बेस्ड, कैसा? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। सर वो कहां से पढ़े? सर कहां से लाए पिक्चर? सिर्फ एनसीईआरटी और कहीं से नहीं। एनसीईआरटी के अंदर ये 4 चैप्टर जाके देखो, जितनी इमेजेस हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लो, फोटो खींच खींच के, ठीक, समझ में आ गई बात? तो सर इसके लिए कहां से रेफर करना है बेटा? एनसीईआरटी से, और कहीं मत जाना, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं इमेजेस के लिए। बाकी मैं सेशंस तो ला ही रहा हूं, ठीक है, मैं तो सेशंस कराऊंगा ही, मैं तो सारी की सारी चीजें करा भी रहा हूं बहुत टाइम से, और अभी भी कराऊंगा। इस एक महीने में बहुत अलर्ट रहने वाला हूं, बट तुम लोगों को भी साथ में अलर्ट रहना है, ठीक है। सर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट के अंदर बेटा टाइप्स 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 ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जनरली रूरल एम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग होती है, वो अच्छे से पढ़ना है। और सर मेल और फीमेल को रूरल वाइज और अर्बन वाइज डिवीजन करके पढ़ना है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? इसके ऊपर से एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है। कैसा आता है? डेटा बेस्ड क्वेश्चन। सर डेटा बेस्ड मतलब बेटा आपको एक टेबल बना के दे देंगे, डेटा दे देंगे, ठीक है, और उसको एनालाइज करके आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा। तो ये वो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए आपको ये टेबल वाइज पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं करना, आप इन्वायरमेंट के फंक्शंस पढ़ना, इन्वायरमेंटल क्राइसिस पढ़ना, 2 टाइप के इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है। 1-2 डेट्स होंगी, वो भी अच्छे से पढ़ लेना, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कुछ डेट्स हैं यहाँ पे, वो भी आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। ठीक, अब मैं सुनो मेरी बात, टेंशन मत लेना। देखो मैंने सारी की सारी डेट्स वगैरह एक जगह कंपाइल करके दे रखी हैं, ठीक है। इस पीडीएफ को जरूर लेना है, इसी के अंदर मैंने मर्ज कर दिया है। ये पीडीएफ आपको अपने साथ रखना है एंड तक। और मैंने तुम लोगों को बता दिया पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तुम लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर देना मेरे को, मेरे इंस्टा पे _aman sir फॉलो भी करके रखना जब तक पेपर हो रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को मैं देता रहूँगा, ठीक है, क्लियर है? अब सुनो सर, लास्ट पे आ जाते हैं। लास्ट है कंपैरेटिव डेवलपमेंट स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है। अब वो क्वेश्चन किस टाइप का बनता है? वो क्वेश्चन ऐसा बनता है, आपको डेटा दे देंगे टेबल की फॉर्मेट में, फिर से आप नीचे से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर करने पड़ेंगे। तो ये इजी पड़ता है हमारे लिए क्योंकि डेटा ऑलरेडी गिवन है। मैं किसी बच्चे को नहीं बोलूंगा कि डेटा याद करता घूमे, क्योंकि काफी डेटा है इस चैप्टर के अंदर, तो याद करने की जरूरत नहीं। जनरली सीबीएसई टेबल बना के देता है। अब सर यहां पे तुम्हें कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जो छोड़ने ही नहीं है, जैसे आपको जीएलएफ पॉलिसी नहीं छोड़ना, सर द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन नहीं छोड़ना, सर चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं छोड़नी। अब सुनो मेरी बात, जो टेबल्स आते हैं जनरली डेमोग्राफिक पैरामीटर्स से आते हैं। डेमोग्राफिक पैरामीटर्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सर टोटल पॉपुलेशन, सर सेक्स रेशो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। उसके बेसिस पे हमें एनालाइज करना होता है, ठीक है। मैंने करा भी रखा है, पढ़ा भी रखा है, सब चीजें हो रखी हैं चैनल के ऊपर, सारी चीजें अवेलेबल है, देख लेना। सर 2 साल बैक टू बैक, 2 साल बैक टू बैक सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है किसके ऊपर? लिबर्टी इंडिकेटर्स के ऊपर। तो 2 साल अगर बैक टू बैक पूछ लिया उसने, तो सर तीसरे साल बेटा हैट्रिक मारेगा वो। हैट्रिक कौन नहीं मारना चाहता? सीबीएसई जरूर मारेगा। तो बेटा लिबर्टी इंडिकेटर्स आपको नहीं छोड़ने, ठीक है। लिबर्टी इंडिकेटर्स का टॉपिक आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से दे रखा है, वो भी आपको पढ़ के जाना है, और ये कर लोगे तो मैं इतना मानता हूं कि आपका पेपर कहीं बाहर से नहीं आना। ये जो मैंने बता दिया इसके बाहर पेपर नहीं फंसना। और जिस बच्चे ने टॉपिक्स पढ़ लिए उसको गारंटी कोई इशू है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। वो उसका देखना कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप देखना कैसे बूस्ट हो जाएगा। तो तुम लोगों को इस पर अच्छे से फोकस करना है, ध्यान रख लेना, मैं तुम लोगों को पहले ही बता दिया, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब मेरी बात एक और सुनना। अब बच्चों को दिक्कत होती है, सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारे डेट्स एंड डेटाज आते हैं, ये लो सारे डेट्स एंड डेटाज, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेटाज मैंने एक जगह अलाइन कर दिया है, ठीक है। यहाँ से जाके ले लेना, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, सारी चीज़ें तुम लोगों को मिल जाएंगी इस पीडीएफ के अंदर, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है इस बार?
इस बार बोर्ड्स का टारगेट है हमारा, बोलो जल्दी से कितना टारगेट है हमारा? टारगेट है बेटा 80 आउट ऑफ 80, इससे नीचे मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। मेरे को 79 भी नहीं चाहिए, 78 भी नहीं चाहिए, मेरे को 80 आउट ऑफ 80 चाहिए। उसके लिए मैं पूरी मेहनत करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ, मैं क्लासेस लेने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड तुम लोगों को क्लासेस के अंदर लाइव आना है, ठीक है। मेरे क्लासेस के दो ही टाइमिंग, या तो 3 बजे लूंगा या रात में 8 बजे लूंगा, ध्यान रख लेना। क्लासेस के टाइम या तो 3 बजे लूंगा, ठीक है, या कितने बजे लूंगा? 8 बजे। अब जैसे हमारी मंडे को 3 बजे क्लास होने वाली है, जिसके अंदर मैं 3 चैप्टर कराने वाला हूँ एक ही क्लास के अंदर, 18 नंबर डन कराने वाला हूँ, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट और मनी एंड बैंकिंग, तीनों एक ही सेशन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा, तो तुम लोगों को आना है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा एक बात और सुन लेना, नीचे जाके कमेंट कर देना तुमने क्या क्या कर लिया, क्या क्या नहीं करा, और तुम लोगों को क्या चाहिए, PYQ के सेशन चाहिए, सारी चीज़ें मेरे को बता देना। कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना तुम लोग, ठीक है। तो मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के अंदर, मैं सारा कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा बिना रुके बिना थके। टिल देन साइनिंग ऑफ, खुदा हाफिज़।